हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहा है। अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS7 के बारे में। ओके, AS7 गाइस, एज पर द नेम सजेस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS7 इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब गाइस, यहाँ पे जो लोग बिल्डर लोग होंगे उनके लिए ये स्पेशली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स में वर्क करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों के बिल्डिंग्स ऑफिसेज बनाकर देते हैं, ठीक है, तो उनके केस में उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो किस तरीके से मेंटेन होने चाहिए, ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे सारे क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ कि AS7 जो है ये उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि 1/4/2003, ओके, 1/4/2003 के बाद के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उन सब के लिए मैंडेटरी इन नेचर है। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑप्शन होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंटिटीज़ को अप्लाई होता है डिफरेंटली, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि अगर इंडिया में आप इस बिज़नेस में हैं तो आपको अकाउंटिंग जो है वो एज़ पर AS7 करनी पड़ेगी। ओके, तो गाइस किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, ओके, बाकी लोगों के लिए नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। The standard prescribes the accounting treatment of revenue and cost associated with construction contracts by laying down the guidelines regarding the allocation of contract revenue and contract cost। अब गाइस देखो, मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। अब देखो, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कॉन्ट्रैक्टर को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ओके, 500 किलोमीटर्स का रोड बनाना है। अब पॉसिबली इतना बड़ा रोड जो है ये एक साल में तो बनेगा नहीं गाइस, ठीक है, इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा, कम से कम 3 इयर्स लगेंगे प्रॉपरली अगर वर्क करना है, प्रॉपरली बनाना है तो ऐसे केस में गाइस अब ईयर एंड पर जब हमें P&L और बैलेंस शीट बनानी होती है इन कॉन्ट्रैक्टर्स की, तो वो लोग रेवेन्यू क्या शो करें, वो लोग कॉस्ट कितना शो करें, ये जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, भले ही उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है माइट भी कुछ कभी कभी पार्ट्स में रिसीव हो सकता है, कभी कभी एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो सकता है, कभी एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो सकता है। तो क्या रेवेन्यू आप उसी वक्त बताओगे जब आपको रिसीव हुआ, या फिर आप एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से आप उसको पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे हर साल में जितना जितना वर्क हुआ है उसके हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे, तो इन सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास AS7 जो है वो लाया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एज ऑलवेज देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट। सो गाइस, कोई एक एसेट बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एक एसेट या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट दैट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी एंड फंक्शन। तो गाइज आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? सो इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट और अ कॉम्बिनेशन that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, might be technology या फिर functionality और their ultimate purpose or use। yes, उसके अलावा गाइज एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर अग्रीज टू अ fixed contract price, okay, or a fixed rate per unit of output which in some case is subject to cost escalation clauses। गाइस देखो, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पहले ही जब डील साइन की जाती है तभी फिक्स हो जाता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे कितना पेमेंट मिलेगा, कितना रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन इसके साथ में कभी कभी ऐसे क्लॉजेस होते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स ये लॉन्ग टर्म के होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी ऐसा हो सकता है कि जो इनपुट लगने वाला है उसकी कॉस्ट मार्केट में बढ़ जाए, तो उसमें क्लॉजेस होते हैं एस्केलेशन की, कि जहाँ पे अगर इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है तो उस हिसाब से रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, और दूसरा होता है गाइस कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर इज रीइम्बर्स्ड for allowable or otherwise defined cost plus the percentage of these cost or a fixed fee। अब cost plus contract में क्या होता है गाइज, ये डिसाइड किया जाता है कि आपका जितना भी एक्सपेंस होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्सपेंस तो हम आपको देंगे ही देंगे,
उसके अलावा उसके ऊपर आपका जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलना चाहिए, लेट्स से 10%, तो कॉस्ट के ऊपर 10% हम आपको दे देंगे। इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसे कंप्लीट किया जाएगा। तो दैट विल बी अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, राइट? यस। नाउ अब गाइज हम एक स्पेशल टॉपिक की बात करेंगे जहाँ पे हम कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं। नाउ व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कवर्स अ नंबर ऑफ असेट्स, तो ऐसे केस में जहाँ पे गाइज एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे असेट्स बनाने वाले हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच असेट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ईच असेट। तो यहाँ पे बोला गया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच असेट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हर एक असेट को सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट माना जाए अगर, ठीक है, व्हेन सेपरेट प्रपोजल्स हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच असेट। हर असेट के लिए डिफरेंट प्रपोजल्स हुए हैं। उसके अलावा ईच असेट हैज़ बीन सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, हर असेट के लिए एक सेपरेट नेगोशिएशन हुआ है। यस, एंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कस्टमर हैव बीन एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सच असेट। और ये भी पॉसिबल था कि उन नंबर ऑफ असेट्स में ऐसा पॉसिबल था कि कोई एक पर्टिकुलर असेट अगर कॉन्ट्रैक्टर को बनाना है बनाए, अगर उसे टर्म्स से एग्रीमेंट नहीं है तो ना भी बनाए। तो ऐसा नहीं था कि अगर एक असेट एक्सेप्ट नहीं किया, एक असेट का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन था। और तीसरा, द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ ईच असेट कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड। डिफरेंट असेट्स की कॉस्ट एंड रेवेन्यूज को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे केस में गाइज आपको हर असेट को डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट ही समझना है, एंड अदर देन दिस आप पूरा एक कंबाइंड सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे। अगर आपको समझ में ना आया हो, एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल। नाउ अब देखिए आगे चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वेदर विथ अ सिंगल कस्टमर और सेवरल कस्टमर्स शुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन। अब इन्होंने बोला कि एक ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कब मानोगे, तो व्हेन द ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपने नंबर ऑफ असेट्स का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ लिया है, जहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं था कि जो नंबर ऑफ असेट्स है उसमें से कोई एसेट्स हम बनाएंगे कोई एसेट्स नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं, पूरा कंप्लीट लेना है तो लो, इस टाइप का, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर सो क्लोजली, ये कॉन्ट्रैक्ट सब इतने इंटर रिलेटेड है दैट दे इन इफेक्ट आर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है सिंगल प्रोजेक्ट के ही पार्ट है। और इसके अलावा इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ओवरऑल है, कॉन्ट्रैक्ट वाइज सेपरेटली प्रॉफिट मार्जिन नहीं बताई है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर परफॉर्म कॉन्करेंटली और इन अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस। और तीसरा ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं या फिर एक के बाद एक सीक्वेंस में परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर इस तरह का केस है तो आप उन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे as per accounting standard 7, right? Yes. Now a construction contract may provide for the construction of an additional asset at the option of, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कस्टमर चाहे तो उसे एक एडिशनल असेट भी बनाकर दे सकते हैं, ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ द कस्टमर, और मे बी अमेंडेड टू इंक्लूड द, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एडिशनल असेट है गाइज, ये एडिशनल असेट को आप नया कॉन्ट्रैक्ट मानोगे या फिर आप उसको उसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मानोगे, इसका डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। तो आप उसे नया कॉन्ट्रैक्ट, आप उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानोगे अगर द असेट डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी एंड फंक्शन। वो असेट पूरा का पूरा डिफरेंट है, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट में उसे ऐड किया है आपने उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर आप उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अज्यूम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा द प्राइस ऑफ द असेट इज नेगोशिएटेड विदाउट रिगार्ड टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और दूसरा, वो असेट की प्राइस अब जो नेगोशिएशन हुआ है वो ओरिजिनल प्राइस से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे केस में आप उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ही अज्यूम करेंगे, राइट? यस। नाउ तो ये तो हुई गाइस कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसा आता है, जो इनकम आती है, जो रेवेन्यू आता है, उसकी हम बात करेंगे। तो गाइस द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शुड कंप्राइज, उसमें क्या क्या आएगा, एक इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अग्रीड इन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो एक तो इनिशियल अमाउंट, दूसरा
उसमें कुछ वेरिएशंस, कोई क्लेम्स एंड इंसेंटिव्स अगर ऐड हुए हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में आ जाएंगे। टू द एक्सटेंट दैट इट इज़ प्रोबेबल दैट दे विल रिजल्ट इन रेवेन्यू। लेकिन आप कब ऐड कर सकते हो? जब आप 100% श्योर हो कि वो पैसा आपको रिसीव होगा, आपके रेवेन्यू में आएगा। दे आर केपेबल ऑफ बीइंग रिलायबली मेजर्ड। और दूसरा, आप मेजर कर सकते हो, आप बता सकते हो कि कितनी अमाउंट है, ठीक है। यस, तो ऐसे दो रीजन्स अगर आपके पास है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्योंकि यहाँ पे एंड है गाइस, तो इसलिए दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकते हो, जो एडिशनल वेरिएशंस है जैसे क्लेम्स और कुछ इंसेंटिव पेमेंट्स, इनको आप रेवेन्यू में ऐड कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको अमाउंट पता होगी तभी ऐड करोगे ना, राइट। यस, नाउ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज मेजर्ड एट द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब देखो गाइज, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पैसा 100% मिल गया हो, पूरा मिल गया हो तभी आप उसे रेवेन्यू बोलो। अगर आपको पैसा मिलने वाला है तो भी आप उसे रेवेन्यू बोल सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। ओके, एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा था ना हमने AS1 में, एक्रूअल कंसेप्ट, राइट। The measurement of contract revenue is affected by a variety of uncertainties that depend on the outcome of future events. Now, कभी कभी क्या हो सकता है गाइस, कुछ अनसर्टेनिटीज की वजह से रेवेन्यू जो है उसका मेजरमेंट अफेक्ट हो सकता है। तो कभी कभी आपको एस्टिमेशन करने पड़ सकते हैं। द एस्टिमेट्स ऑफन नीड टू बी रिवाइज्ड एज इवेंट्स ऑकर एंड अनसर्टेनिटीज आर रिजॉल्व्ड। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। तो गाइज देखो, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू स्टार्टिंग में कुछ था, और ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की अमाउंट चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व, ठीक है। ओवर द टाइम जो कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उस वजह से हो सकता है, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड कंप्राइज कॉस्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। अब जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली उसी को जो एक्सपेंस लग रहा है वो कॉस्ट यहाँ पे आप ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप साइट लेबर कॉस्ट, उसके अलावा साइट सुपरविजन, उसके अलावा वहाँ पे जो मटेरियल्स यूज़ हुआ, ठीक है, जो प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज़ हुआ उसका डिप्रिसिएशन, उसके अलावा उसे कुछ प्लांट को मूव करने के लिए या फिर कुछ और एडिशनल मटेरियल्स लगे हो, ठीक है। प्लांट अगर आपने हायर पे लिया है तो हायरिंग का एक्सपेंस, ठीक है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में अपने असेट को कहीं से डिज़ाइन करवाया, कोई टेक्निकल असिस्टेंस लिया तो वो खर्चा, मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस है ना गाइस, डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे आप कॉस्ट में ले लो। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड गारंटी वर्क इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड वारंटी कॉस्ट। तो कैसे, अब देखिए वारंटी कॉस्ट, अब वारंटी का कैसा होगा, वारंटी क्लेम तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके दे दोगे बाद में आएगा ना, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि वारंटी कॉस्ट आप एस्टिमेटेड जो है ऐड कर सकते हो। एंड लास्ट, क्लेम्स फ्रॉम थर्ड पार्टीज। कुछ थर्ड पार्टीज कोई ऐसा हो जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे हमें पैसे देने पड़े कुछ, तो इन दैट केस वो भी आप खर्चे इसमें ऐड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, इसके अलावा द कॉस्ट दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी इन जनरल एंड कैन बी अलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि जनरल कॉस्ट है और उसे हम कॉन्ट्रैक्ट को अलोकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है लेकिन हम अलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था गाइज, हमने इंश्योरेंस लिया था, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली थी हमने 5 कॉन्ट्रैक्ट्स की एक साथ। अब उसको आप एक प्रॉपर वे से अगर उसको इंश्योरेंस के कॉस्ट को डिवाइड करो तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलूँ तो टोटल इंश्योरेंस कॉस्ट डिवाइडेड बाय 5 कर दूँ तो 20% कॉस्ट जो है वो पाँचों में मैं अलोकेट कर सकता हूँ। तो इस तरीके की जो एक्सपेंस है वो भी आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे इंश्योरेंस, ठीक है, इसके अलावा कोई डिज़ाइनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस हो, राइट, कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस हो, डिज़ाइनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस हो, ओवरहेड एक्सपेंस, और उसके अलावा गाइस बोरोइंग कॉस्ट भी ऐड किया जा सकता है अगर AS16 के रिक्वायरमेंट्स में बैठता है तो, राइट। AS16 की हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और
बहुत नॉलेज भी हम उसमें से गेन करेंगे, राइट। सच अदर कॉस्ट एज आर स्पेसिफिकली चार्जेबल टू द कस्टमर अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा कुछ और स्पेसिफिकली चार्जेबल कॉस्ट होंगे, ठीक है, टू द कस्टमर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी आप में आपका आ जाएगा, राइट। नाउ द कॉस्ट दैट कैनॉट बी एट्रीब्यूटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी और कैनॉट बी अलोकेटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब गाइस ऐसे कॉस्ट जो आप अलोकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, दैट कैनॉट बी अलोकेटेड टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द, उसे हम कॉस्ट में से एक्सक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जैसे कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, वहाँ से हैंडलिंग होता है, लेकिन कंपनी के 55 कंस्ट्रक्शन साइट्स शुरू है गाइस। तो आप वो ऑफिस का जो खर्चा है, फॉर एग्जांपल उस ऑफिस में जो ऑफिस बॉय की सैलरी है, आप उसको कैसे करोगे ना डिवाइड, नहीं कर सकते उसको अलोकेट आप, ठीक है। तो वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, तो ऐसे एक्सपेंसेस हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेलिंग कॉस्ट, फिर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और उसके अलावा जो प्लांट एंड मशीनरी आइडल पड़ी है उसका डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो सारे कॉस्ट जो है यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग सेपरेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, कंपनी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस में शो करेंगे, राइट गाइस। आगे हम कंटिन्यू करेंगे गाइस पार्ट 2 में इस सेशन में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर वो प्रॉब्लम आता है ना, राइट, ओके।